So hello everyone, I am Dr. Naveen and I am here in the Apex Super Specialty Hospital, DLW Varanasi as a consultant pulmonologist. I am working here. So मेरे पास एक जो पेशेंट है इनका नाम है अंजू, 45 ईयर फीमेल। इनकी जो प्रॉब्लम जब ये हमारे पास आई थी एक क्रॉनिक कफ को लेकर, बहुत लंबे समय से 4-5 महीने से खांसी आ रही थी। 4-5 महीने से है ना मतलब जी 4-5 महीने से खांसी आ रही थी। सो प्राइमरी इनका इवेल्युएशन हुआ, ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया, चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई, आराम नहीं मिला। फिर ये रेफर टू मी मेरे पास आई फॉर क्रॉनिक कफ मैनेजमेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नहीं खांसी जा रही है इनकी। सो जब ये पेशेंट मेरे पास आई तो इनकी कुछ हिस्ट्री लेने के बाद और इनके डिटेल जो एक्सरे सीटी स्कैन हुए थे इनको इवेल्युएट करने के बाद एक चीज़ हमें क्रॉनिक कफ में जो इनकी समझ में आया कि इनका जो क्रॉनिक कफ का कारण है वो पल्मोनरी सार्कोइडोसिस है। अब ये पल्मोनरी सार्कोइडोसिस कहने के लिए हमारे पास क्या एविडेंस था, कैसे हमको लग रहा था। उससे पहले हम बता दें कि पल्मोनरी सार्कोइडोसिस होता क्या है। इसलिए बेसिकली एक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, बॉडी के कई अंगों में, लगभग ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में, बॉडी के पार्ट में ये ग्रैन्युलोमा बनते हैं। ग्रैन्युलोमा ऑब्वियसली कहीं बॉडी में जब जिस ऑर्गन में बनेगा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। सो मोस्टली जो प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का जब सीटी हम करते हैं एक्सरे में तो मेडिस्टिनल एडिनोपैथी दिखती है। लिम्फ नोड जो गिल्टियां होती है मेडिस्टिनम सांस की नलियों के पास वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। सो इन पेशेंट में भी मेडिस्टिनल एंड हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी बोलते हैं, वो प्रेजेंट थी। जब इनको देखा तो हिस्ट्री लिया, क्या क्या सिम्टम आता है इस पेशेंट में। इस प्रॉब्लम में पेशेंट को यूजुअली कफ, फीवर भी बीच में आ सकता है, वेट लॉस हो सकती है, खाना अच्छा नहीं लगता, ये कुछ प्रमुख सिम्टम होते हैं आते हैं। कुछ इनमें बड़े पिक्यूलियर सिम्टम आते हैं, जैसे उसको लॉफग्रेन सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक मेजर क्राइटेरिया होता है जब आप सार्कोइडोसिस सोच रहे हैं, अगर ये चीजें मिल रही तो आपकी डेफिनेटली डायग्नोसिस काफी मतलब अचीव की तरफ होने जा रही है। काफी कुछ आप कह सकते हैं कि ये पेशेंट शायद वी आर डीलिंग विद सार्कोइडोसिस। सो इनको फीवर आ रहा था, आर्थेल्जिया हो रहा था, जॉइंट्स पे स्वेलिंग्स आ रहे थे, ये सब चीजें ऐसे आ रही थी। तो वो मुझे लगा कि नहीं शायद प्रोबेबली सार्कोइडोसिस है। अब फिर उसके लिए मैंने जो है लिम्फ नोड थे उनके लिए वर्कअप के लिए स्टार्ट किया। सो सार्कोइडोसिस बनाने के लिए बीमारी कंफर्म के लिए कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं। कुछ तो क्लिनिकल फीचर्स, रेडियोलॉजिकल फीचर प्लस इन्वेस्टिगेशनल, ये तीनों पिलर से हमारी डायग्नोसिस अचीव होती है। सो क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल तो मैच ही कर रहा था। अब हमारी बात चैलेंज थी कि इन्वेस्टिगेशन कराया जाए इस हाइलर एडिनोपैथी की, क्योंकि लिम्फ नोड ऐसे होना कई बीमारियों में ऐसे गिल्टियां या लिम्फ नोड जिसको बोलते हैं फेफड़ों के पास हो सकती है। वो स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस से नॉन इन्फेक्शियस, मेलिग्नेंसी, ऑटोइम्यून डिजीजेस, कई ब्रॉड कैटेगरी होती है। उसमें एक जो सार्कोइडोसिस होती है ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, मल्टी सिस्टम ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है जो पल्मोनरी में प्रायः दिख जाता है। पल्मोनरी से लेकर कार्डियक में यानी हार्ट में, आंख में, सिर में यानी सीएनएस में, हड्डियों में, ठीक है, और किडनी में, स्प्लीन में, लीवर में, कहीं भी ये गिल्टी आ सकती है। बिकॉज इसका नाम ही मल्टी सिस्टम ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन, इसकी वजह से कई जगह में बनता है। लेकिन मेन मुख्य तौर पे ये फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है जहां से पेशेंट को स्टार्टिंग सिम्टम आता है। तो पेशेंट जब ये आया पेशेंट कफ के साथ और डिटेल हिस्ट्री लिया गया, कुछ टीबी की हिस्ट्री भी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं आ रही थी पेशेंट को, ना रेडियोलॉजिकल उस तरह से प्रेजेंटेशन आ रहे थे। और ये सार्कोइडोसिस का बेसिकली एक अर्ली स्टेज होता है क्योंकि उसकी ग्रेडिंग होती है 3-4। जब केवल लिम्फ नोड केवल गिल्टियों के साथ प्रेजेंट करता है तो उसको स्टेज 1 सार्कोइडोसिस बोलती है, रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो इस तरह की चीजें मिली हमको। फिर इनका मैंने एक सीरम एस होता है, एक काफी इंपॉर्टेंट मार्कर होता है सार्कोइडोसिस में, उसकी वैल्यू काफी इनकी बढ़ के आई, जो नॉर्मल बॉर्डर है उससे बढ़ के आए। यूरिन में कैल्शियम में 24 आवर्स का देखना होता है, 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम क्या आया वो भी बढ़ के आया, वो भी एक फेवर किया। तीसरी चीज एक होती है कि हमें एक मॉन्टुक्स टेस्ट जो हाथ में अक्सर आपने देखा होगा लगाया जाता है, वो चीज नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि वो अगर पॉजिटिव आता है तो हमारी एक डायग्नोसिस ट्यूबरकुलोसिस की फेवर में जाती है। सो टीपीडी यानी मॉन्टुक्स टेस्ट भी नेगेटिव आया। सो हम ये काफी अश्योर हो गए कि ये पेशेंट्स हम जो हमारे पास हैं ये प्रोबेबली एकदम सार्कोइडोसिस है। फिर मैंने इनका जो स्टेरॉइड की डोज होती है, बेसिकली इम्यूनो सप्रेशन ही हमें चलाने पड़ते हैं इस दवा को, इस बीमारी को ठीक करने के लिए। उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा रहता है और पेशेंट्स को धीरे धीरे आराम मिलना लगता है। सो मैंने इनको स्टेरॉइड 15 mg जो कि 15 से 20 mg स्टार्टिंग डोज होती है इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चैलेंज बहुत बड़ा था इनके साथ। ये पेशेंट ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस से गुजर रही है और वो भी अनकंट्रोल। सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी कि अब कैसे, चूंकि हम स्टेरॉइड देंगे तो ब्लड शुगर भी बढ़ेगा। सो SB1C 11 पॉइंट समथिंग 11.29 ऐसे था, काफी बढ़ा हुआ। उसके लिए मैंने इंजेक्शन से बेसल
डोज इंसुलिन, लार्ज एक्टिंग इंसुलिन पे भी मैंने इसको रखा प्लस ओरल के साथ। तो अभी शुगर भी कंट्रोल चल रहा है। और इनका 20 mg जो स्टेरॉइड्स हम स्टार्ट किए थे 20 पे काफी बढ़ा, तो अभी हमने डोज थोड़ा सा कम किया 15 पे, अभी 15 पे ले जा रहे हैं हम। लगभग अभी 5-7 दिन हो गया दवा इनको खाते हुए स्टार्ट हुए। पेशेंट्स को काफी इंप्रूव है, जो प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आए थे अभी वो काफी इनकी इंप्रूव है। जो खांसी की समस्या थी अभी वो लगभग न के बराबर। बाकी सार्कोइडोसिस ऐसी चीज होती है, कुछ अंगों को जब इन्वॉल्व करती है तो वो बड़े रिस्की होते हैं। इसमें से एक है आई, आंख, और एक कार्डियक। उसके लिए मैंने ईसीजी कराना होता है, क्योंकि इसमें एक्टिव वेंटिकुलर नोडल ब्लॉक दिखते हैं। अगर ये कार्डियक सार्कोइडोसिस इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो ये चीज भी ईसीजी से हमने किया, वो कंफर्म किया, इको भी कराया, नॉर्मल था, कार्डियो का ओपिनियन किया। तो ऐसे उधर की कोई फाइंडिंग नहीं। सो लोकलाइज्ड डिजीज है अभी। लिम्फेडिनोपैथी जो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है वहीं तक है। ऑप्थेल्मिक फंडस एग्जामिनेशन कराया था, उधर से भी ऐसा कोई हमें लीड नहीं मिला, कोई एब्नॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं। क्योंकि ये आई में अचानक से ब्लाइंडनेस का एक रीजन, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कार्डियक में बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकते हैं। ये बड़े कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत एक लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। सो वी मस्ट हैव टू रूल आउट दीज कॉम्प्लिकेशंस। तो हमने रूल आउट किए नहीं है अभी। पेशेंट्स परफेक्टली आई थिंक ऑल राइट है हमारी तरफ से। ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलना है। ठीक, अभी आप सो पाते हैं? खांसी को ऐसे जो पहले तो भाई इतना होता नहीं आ रहा, खांसी नहीं अब अभी नहीं आ रहा, नहीं। तो आप रिलैक्स हैं? नींद अब भी घर का भी खांसी वही, बस है? हाँ घर ही बस ठीक ठीक हो जाए, खांसी ना आए तो वही। नहीं ठीक, उम्मीद है कि खांसी आपको नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि जो नहीं सर बीमारी अभी थी बहुत, हाँ जिसकी वजह से ये आ रहा था उसका कारण हाँ, पता चला और दवा स्टार्ट हो गई। हाँ आपकी सो वजह आप से बहुत ज्यादा ये हुआ, अब अभी ठीक हमको राहत मिला है। ठीक नहीं तो है, मैं 1 मिनट के लिए खांसी मेरा बंद नहीं होता, 1 सेकंड के लिए। ठीक ठीक है, आगे भी आप ठीक रहेंगी। थोड़ा आपके दवा पास इसका तो चूंकि लंबा चलना है और जी। धीरे धीरे डोज भी इसकी कम होती है। शुगर भी आपका जो हाँ, है आपने इस उसके रोग को साथ हमें पकड़ा जी तभी जाके हुआ संभव, नहीं जी तो बहुत वो मुश्किल हमारा था। दायित्व है ना। जी चेस्ट की ही स्पेशली बीमारी थी ये। उस तरह की अब गिल्टियां लिम्फेडिनोपैथी के रीजन मैंने बताया ना बहुत सारे हो सकते हैं। नहीं, हमारे लेकिन लिए तो भगवान पेशेंट साबित हुए, लग नहीं किस रहा तरह था के कि हम चल सिम्टम्स हैं, पाएंगे। किस बीमारी से कोरिलेट कर रहा है पेशेंट, जब तक पेशेंट की डायग्नोसिस हम अचीव नहीं कर पाए और उसकी दवा जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हम नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक तो पेशेंट को मुझे नहीं लगता कि उसको आराम मिलेगा। So, आपकी वजह से सब finally, संभव हुआ, थैंक यू। बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और होपफुली सब अभी बढ़िया है, इनको हम कल डिस्चार्ज करने वाले हैं। शुगर भी कंट्रोल है, हाँ, स्टेरॉइड सब इनकी कंट्रोल है। आगे भी चलेगी, वो क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहेंगी, ओपीडी में फॉलो अप करेंगी। फिर एक डेफिनेट एटलीस्ट 2 मंथ्स हो जाएंगे, देन एक हम सिटी रिपीट प्लान करेंगे जो एडिनोपैथी, जो लिम्फेडिनोपैथी, हाइलर एडिनोपैथी, मीडियास्टिनल एडिनोपैथी आई थी वो कितना रिजॉल्व हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच।